नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आज की 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की बात करें तो आज कमजोरी है, 250 रुपए तक की गिरावट यहां पर दिख रही है। 51,200 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें, यहां भी उतनी ही गिरावट है, 58,000 के आसपास ही एमसीएक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड, चीन में फैक्ट्री एक्टिविटी जुलाई के महीने में कम हो गई है और ये 2005 के बाद सबसे ज़्यादा कम है, तो उसका यहाँ पर असर दिख रहा है। ब्रेंट $103 के आसपास पहुंच चुका है। नेचुरल गैस की बात करें तो ज़्यादा उत्पादन की खबर है और ऊपरी स्तरों पर लगातार फिर से बिकवाली भी बढ़ी है। 625 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो कमजोरी का रुख है, 655 रुपए के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अब एग्री मार्केट की बात अगर करें तो मेंथा ऑयल जहां 1015 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी है एमसीएक्स पर। कॉटन, बारिश से फसलों को नुकसान की खबर जो आई थी उसके बाद हालांकि बाद में तेजी भी आई, अब ऊपरी स्तरों पर फिर से हल्की गिरावट दिख रही है। हल्दी, कम बुआई से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, आज भाव 7,700 रुपए के आसपास है। जीरा, कम सप्लाई से कीमतों को सपोर्ट है, 24,000 के ऊपर भाव अब एनसीडीएक्स पर पहुंच चुका है। धनिया की बात करें तो स्थिर एक्सपोर्ट है, कम उत्पादन है, एनसीडीएक्स पर भाव 11,800 रुपए के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जो अहम खबर है वो है खरीफ सोइंग को लेकर। जिस तरह के 29 जुलाई तक के जो डेटा आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा चिंता पैडी बुआई को लेकर है, धान की बुआई को लेकर है। और धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले अब तक 13.5% कम बुआई हुई है। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड में धान की बुआई सबसे कम हुई, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां पे मानसून भी डेफिसिट की स्थिति में है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और असम में भी हालांकि बुआई कम हुई है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हमारे साथ एके सिंह जी हैं, डीडीजी हैं एग्री एक्सटेंशन के आईसीएआर से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, धान की बुआई तो काफी पीछे रह गई है, अब अगस्त के महीने में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो रिकवरी हो जाएगी, जो डेफिसिट दिख रही है वो कम हो जाएगी? जी हाँ, थोड़ी कमी रही है, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में बारिश पूरे देश में बढ़ी है और खास करके पिछले सप्ताह में खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जितनी बारिश होती है उससे भी अधिक बारिश हुई है, तो बड़ी तेजी से बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। और अन्य प्रदेशों में भी कुछ सरप्लस बारिश वहाँ भी है और राज्य सरकारों को एडवाइजरी भी भारत सरकार ने दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में धान की बुआई करें। तो संकेत ज्यादा कुछ फसलों की तरफ अच्छे हैं, खास करके दलहन का क्षेत्रफल बढ़ा है और दलहन के क्षेत्रफल में बढ़ने के साथ ही कुछ मिलेट्स में भी क्षेत्रफल बढ़ा है और बार बार डाइवर्सिफिकेशन पे जोर हम देते हैं, तो इस बार डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है कई क्षेत्रों में और ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि दूसरे क्रॉप जो मिलेट्स पे बार बार सरकार जोर देती है और लोगों की पसंद भी आज के समय में मिलेट्स का, तो वहां भी हम कर पा रहे हैं। सही बात है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है कि दूसरे फसलों पर अगर फोकस करना है तो धान और गेहूं की बुआई तो कम दिखेगी ही। लेकिन सर, एक चिंता ये भी है, एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% चावल का उत्पादन कम रह सकता है। हालांकि बफर स्टॉक सरकार ने पर्याप्त बना रखा है। सरकार ने करीब करीब 3.15 करोड़ टन का बफर स्टॉक बना रखा है, जो नॉर्मल बफर स्टॉक है उससे 133% ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उत्पादन के नंबर, इनिशियल नंबर जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, अनुमान आ रहे हैं, वो काफ़ी कम लग रहे हैं। क्या ये चिंता वाली बात है या आगे बुआई में तेजी आएगी तो उत्पादन के भी नंबर लोग ऊपर की तरफ में एस्टिमेट को अपवर्ड रिवाइज कर देंगे? देखिए, अभी तो रिवीजन होने की पूरी संभावना, किसानों ने नर्सरी लगा रखी है, जहाँ पे भी स्रोत है पहले से इरिगेशन के, जहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह थी, लोगों ने नर्सरी ग्रो कर रखा है और ट्रांसप्लांटिंग अभी कर रहे हैं किसान लगातार। और मुझे उम्मीद है कि इसका कंपनसेशन काफी हद तक होगा, कुछ कमी रहने की का अनुमान है। लेकिन जो दूसरी फसलें हैं, खास करके मक्के की फसल है, ज्वार बाजरे की फसल है, जो अर्ली ऑयल सीड्स की फसल लगाने की बात है, तो इनसे कंपनसेशन होगा और ओवरऑल जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी देश का होगा उसमें इतना कमी नहीं होगा कि कहीं कमी महसूस हो।
ऐसा अनुमान भारत सरकार का है। ओके, चलिए, हालांकि और बाकी फसलें दलहन, कॉटन, इन सब की बुआई तो अच्छी है सर। तिलहन बुआई भी अब तक काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं एनकरेजिंग जिस तरह से होने चाहिए थे, सरकार का फोकस भी था और किसानों के लिए भाव भी बहुत ज़्यादा था। तो तिलहन बुआई पिछले साल के आसपास ही है, क्या वजह है कि तिलहन बुआई नहीं बढ़ पा रही है? नहीं, तिलहन का तो 1 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ा है। तिलहन में तो आप कह सकते हैं कि अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जो कोर्स ज्यादा है सर, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी कि भाव बहुत ज्यादा थे, ऐसे में लग रहा था कि इस बार उत्पादन बहुत अच्छा होगा और घरेलू उत्पादन बढ़ेंगे, लेकिन वो नंबर्स देख के, इनिशियल नंबर देख के तो नहीं लग रहा है सर। नहीं, रबी में एश्योर्ड जहाँ पे इरिगेशन रहता है वहाँ किसान ज्यादा तिलहन की फसलें लेना पसंद करते हैं, और इसलिए जो मस्टर्ड की फसल है उसमें ज्यादा एरिया पिछले साल था और आने वाले समय में भी आप देखेंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रफल में जहाँ पे धान नहीं हो पा रही है वहां पर लोग सरसों का अर्ली सोइंग कर पाएंगे सितंबर के बीच से, मध्य से, और सरसों का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और ऐसे मिलेट्स में भी एरिया बढ़ा है 6.91 लाख हेक्टेयर का। तो मिलेट्स का भी एरिया बढ़ा है और ऑयल सीड्स का भी एरिया बढ़ा है, पल्सेज का भी एरिया बढ़ा है लगभग 3 लाख हेक्टेयर। तो कुछ जगह बढ़ोतरी हुई है कुछ फसलों में, लेकिन कुछ फसल है जहाँ पे थोड़ी कमी है, और ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल थोड़ी कमी होगी धान के प्रोडक्शन में, लेकिन ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं होगा, ये भी अनुमान है। ओके सर, अब आखिरी सवाल, अगस्त बुआई के लिए, खरीफ फसलों की बुआई के लिए कैसा माना जाता है? क्या लेट बुआई से यील्ड पर भी असर होता है या कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त में भी बुआई हो सकती है? नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक तक बुआई धान की, जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर लोग लेट ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज हैं वो भी सरकार ने तैयार की है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की पैडी है उसको लगाएं। उसके बीज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, राज्य सरकारें उसको दे रही हैं। और जब बुआई देर से होती है तो प्लांटिंग थोड़ी ज्यादा करते हैं लोग, पर स्क्वायर मीटर ज्यादा प्लांट्स की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो वो कंपनसेशन हम कर पाते हैं। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए फिर से और पूरा डिटेल बताया कि क्या स्थिति है ग्राउंड पर, और उम्मीद कर सकते हैं कि बुआई में रिकवरी आएगी और अगस्त के पहले 1-2 हफ्ते में भी बुआई होती है। कई सारे स्टेट्स में, पूर्वी राज्यों में होते हैं, लेट प्लांटेशन भी होता है, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ रिकवरी आए। और दूसरी वजह, जैसा सिंह साहब बता रहे थे, जो डेफिसिट है वो इसलिए भी कि क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दूसरे फसलों पर भी किसानों का फोकस है, क्योंकि सरकार भी दूसरे फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है, तो उसका भी यहाँ पर असर हुआ है कि धान की बुआई इस बार कम दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानसून का अपडेट एक बार आपको और वापस से दे दें कि मानसून की जो स्थिति है, 1 जून से 31 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश रही है। कल देश भर में 15% कम बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल में, यूपी में, बिहार और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर चिंता की बात है। यहां पर सामान्य से 25 से 50% तक कम बारिश हुई है। झारखंड में सबसे कम, सामान्य से 49% कम बारिश। यूपी एक बड़ा राज्य है, एग्री के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा राज्य है। यहाँ पर सामान्य से अब तक 46% कम बारिश हुई है, और वही वजह है कि पैडी की जो सोइंग के नंबर्स हैं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में कम आए हैं। इसके अलावा कहाँ जोरदार बारिश हुई है, उसमें तेलंगाना, जहां पर सामान्य से अब तक 94% ज़्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु में अब तक 82%, राजस्थान में 50% ज़्यादा बारिश हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश अब तक हुई है। चलिए, लेकिन अगस्त के महीने में भी मौसम विभाग का कहना है कि ला नीना पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और यहाँ पर जो भी डेफिसिट जिन राज्यों में है उसकी भरपाई हो जाएगी, और अगस्त भी मानसून के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चलिए, इस लिहाज से कुछ एग्री कमोडिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की हम बात कर रहे थे। अनुज जी, क्या लग रहा है, ग्वार में राजस्थान में सामान्य से करीब 50% ज़्यादा बारिश हुई है अब तक, 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं। क्या इसका असर आने वाले समय में ग्वार कीमतों पर और दिखेगा? ग्वार यहाँ से और भी कमज़ोर हो सकता है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्वार देखें तो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है। ऑलरेडी हम देखें तो प्राइसेस जो है वो साल के लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही हैं। हमें लगता नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो क्रॉप है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। जो बाढ़ की सिचुएशन है वो भी यहाँ पे दिख रही है, जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ग्वार के प्राइसेस काफ़ी लो लेवल पर है, तो यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक ही देखने को मिल सकता है। तो करंट रेट से हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है।
4830 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5050 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हालांकि ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, तो उससे थोड़ा सा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्रॉप पे आता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने देखा है कि कॉटन की क्रॉप भी थोड़ी ख़राब होती हुई दिखी है, तो वैसे ही ग्वार की क्रॉप के अंदर भी हम इफेक्ट देख रहे हैं कि थोड़ी सी क्रॉप जो है बारिश ज़्यादा होने की वजह से और बाढ़ की सिचुएशन आने की वजह से क्रॉप ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही है। तो कंटिन्यूस जो बारिश आ रही है उससे क्रॉप की सोइंग पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक जो है वो फंडामेंटल साइड पे देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, जहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। हमें लगता है कि ऊपर में 5000 से लेकर 5050 तक के लेवल ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कॉटन की। कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है रविंद्र जी? क्या लग रहा है कॉटन में? हालांकि वापस से निचले लेवल में खरीदारी आई, रिकवरी भी अब दिख रही है, और कुछ राज्यों में ऐसी भी स्थिति बन रही थी कि मानसून की वजह से, भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। अब क्या लग रहा है यहाँ से किस तरह की चाल कॉटन में दिख सकती है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से कॉटन में आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। ऊपर में 45-46,000 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, और वहां से हमने थोड़ी बहुत सेलिंग देखी है। तो मेरे हिसाब से 43,600 लोअर लेवल और हायर लेवल 45,500 46,000, आई थिंक ये रेंज में ट्रेड करेगा। अगर 46,000 के ऊपर निकल गया तो फिर से ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में चला जाएगा और हो सकता है कि 48-49,000 तक के लेवल्स दिखे। वहीं 43,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर 42,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। आई थिंक लेवल ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। तब तक के लिए मेरे हिसाब से 45,000 अपर बाउंड और लोअर बाउंड 43,650। ओके, मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। जीरा 2% ऊपर है, कोरिएंडर और टर्मरिक में हल्की तेजी, आधे परसेंट से, चौथाई से आधे परसेंट की। अनु जी, क्या लग रहा है मसालों में यहाँ से कितनी तेजी और देख रहे हैं आप, और कौन सा मसाला टॉप पिक है आपके लिए आज? देखिए, जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीरा में कंटिन्यूस तेजी रहेगी, तो वैसे ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। जो हमारा लास्ट टारगेट था करीबन 24,500 के आसपास का, वो मार्केट ने अचीव ऑलमोस्ट करता हुआ दिखा है। तो अभी भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जीरा में ही हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं करीबन 24,100 में। स्टॉप लॉस लगाएं करीबन 23,800 का, टारगेट 24,700 से लेकर 25,000 तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है, और जो ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं जो सप्लाईज हैं वो हट होती हुई दिखी हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मसालों में एक तेजी का ट्रेंड रहेगा। तो जीरा यहाँ पे टॉपिक रहेगी, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 24,700 से लेकर 25,000 तक का टारगेट इनिशियली देखने को मिल सकता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ महेश पलावत साहब है, स्काईमेट से हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मॉनसून की चाल अब कई राज्यों में धीमी पड़ गई है, और जहां पर रिकवरी भी आनी थी वहां भी अच्छी रिकवरी नहीं दिख रही है, यूपी, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में। क्या लग रहा है आगे मॉनसून की चाल अगस्त के महीने में कैसी रह सकती है? देखिए, अभी भी यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं बहुत अच्छी बारिश नहीं देखेंगे। हालांकि बारिश जो से पहले 20 जुलाई तक हमने देखा था कि बिल्कुल ही नहीं हुई थी, तो उस तरह का एपिसोड नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो हमने देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लाइट टू मॉडरेट रेन हो रही है, तो इसी तरह का स्पेल रहेगा। और जो मूसलाधार बारिश होती है, जो पैडी फसल के लिए यानी धान के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, तो उस तरह का एपिसोड कम देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि सामान्य से कुछ कम बारिश इन राज्यों को देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य भारत में बारिश काफी अच्छी होने वाली है जी। ओके सर, जिन राज्यों में मानसून की रफ्तार जुलाई में काफी अच्छी थी, हालांकि पिछले एक हफ्ते से रफ्तार कम होती दिख रही है, क्या अगस्त में अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं इन राज्यों में भी, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में? देखिए, ये जुलाई का अगर ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई 17% सरप्लस पे समाप्त हुआ है। हालांकि जून के समय में 8% की डेफिशिएंसी थी। तो अगस्त का महीना अच्छा निकलने वाला है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं। और लेकिन जो उत्तर भारत है वहां पर थोड़ा सा सामान्य मानसून या सामान्य से 5-10% की कमी देखने को मिल सकती है। ओके सर, यूपी, बिहार, झारखंड को लेकर ओवरऑल पूरे सीजन के लिए क्या अनुमान है? क्या यहाँ डेफिसिट पूरे सीजन में खत्म हो जाएगी और आगे अगस्त वगैरह में अच्छी बारिश दिखेगी इन राज्यों में? देखिए, अभी जो डेफिसिट है ऑलरेडी ये कम से कम 40 से 50% के बीच में चल रहा है कई जगह पर इन इलाकों में। तो डेफिसिट थोड़ा बहुत कम तो होगा, लेकिन जो पूरा उसका यानी डेफिसिट को कवर अप कर जाए तो ये उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ये है कि जो ये हो सकता है कि 25-30
10% के बीच में डेफिशिएंसी फिर भी रह जाएगी। तो बारिश तो होगी, लेकिन जो लगातार मूसलाधार बारिश है उसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। यानी कि फसलों को रिवाइवल तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं दिखाई दे रही। अब आखिरी सवाल आपसे बॉम्बे को लेकर होगा। मुंबई में पिछले 2 हफ्ते से बारिश की रफ्तार काफी कम हो गई है, अब 3-4 दिनों से तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ कब से रिवाइवल की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? मुंबई में बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही, बीच में काफी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून आगे बढ़ेगा तो 5 तारीख से मुंबई में बारिश शुरू हो जाएगी, जो 10-12 तारीख तक रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी मॉडरेट शावर्स यानी 25-30 और 50-60 मिलीमीटर के जो शावर्स हैं वो कई इलाके में देखने को मिलेंगे, और जो गर्मी है, उमस है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। 5 तारीख से हम कह सकते हैं कि रिवाइवल है जी। 5 अगस्त से मुंबई में मानसून का रिवाइवल हो सकता है और फिर 10 दिन तक का ये जो स्पेल होगा वो होगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब वापस से वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं, नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, जहां पर पिछले हफ्ते अच्छे गेंस देखने को मिले थे, लेकिन आज वापस से दबाव है। बिटुपन, गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है आज आपको? हाँ, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा आज एक्चुअली मोमेंटम थोड़ा भी मार्केट थोड़ा डिप्स में है और शायद थोड़ा मॉडरेट करेक्शन ले सकता है। गोल्ड जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है अभी 51,377 के पास है, तो मॉडरेट करेक्शन हो सकता है। 51,100, 150 इस सब रेंज के हिसाब से मेरे हिसाब से बाय ले सकते हैं। रविंद्र जी, और 51,500 तक आप देख सकते हैं। ओके, रविंद्र जी, आपका व्यू बुलियन मार्केट पर आज? मेरे हिसाब से एक डिप में बाइंग आ सकता है। थोड़ा बहुत अभी सॉफ्टनेस दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से MCX पर 50,900 वुड बी अ गुड बाइंग जोन, और हमें लग रहा है कि फिर से एक बार 51,400 तक के लेवल दिख सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आई थिंक 57,000 के आसपास अगर आता है, क्योंकि काफी अच्छा रन अप देखा है हमने पिछले कुछ सेशंस में, तो एक करेक्टिव डिप के लिए वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अल्टीमेटली इट माइट रीच 59,000-60,000, बट सिल्वर जैसे कि हाई बीटा कमोडिटी है तो आई विल वेट फॉर अ करेक्टिव डिप। गोल्ड डिप के पास में है तो 50,900 आई थिंक इज अ गुड लेवल टू एंटर। 50,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 51,400 का एक टॉप है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 52,000 का जो लेवल है उसे टेस्ट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग कीजिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अभी वीकनेस लग रहा है। हो सकता है कि 104-104.50 तक के लेवल्स दिखे डॉलर इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग बेटर स्ट्रेटेजी होगी गोल्ड सिल्वर दोनों में। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं बुलियन मार्केट पे? गोल्ड 51,400 के आसपास है, चांदी 58,000 के आसपास है, इन लेवल्स पे खरीदे या बेचे? अनुज जी। विष्णु जी, देखिए लास्ट वीक हमने एक अच्छी रिवाइवल गोल्ड सिल्वर में देखा था। ऑलमोस्ट करीबन 1.25% से ज़्यादा गोल्ड और करीबन 2% से ज़्यादा हमने सिल्वर में बढ़ोतरी देखी थी, तो एक अपसाइड मोमेंटम रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी डाउन हुई है, उसकी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव देखा था। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1760 तक के लेवल हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं, सिल्वर में भी ऑलमोस्ट $20 तक के लेवल आते हुए देखे हैं, तो करीबन $2 की रिकवरी सिल्वर में और करीबन $60 की रिकवरी गोल्ड में देखी है। तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड एक पिछले 15 दिन पहले एक सेलिंग प्रेशर में था, इंटरेस्ट रेट आने के बाद एक कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव साइड में। फिजिकल डिमांड भी नो डाउट कि यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, SPDR होल्डिंग्स भी बढ़ी हैं। फिजिकल के अंदर भारत में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है, तो फिजिकल की डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक जो ट्रेंड था बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, वो यहाँ पर कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी है। हालांकि हमने चांदी में करीबन 54,000 के आसपास तक लेवल आते हुए देखे थे, वहाँ से पूरा रिकवर हुआ है चांदी का प्राइस, और गोल्ड भी हमने करीबन 49,800 के लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। तो रिकवरी यहाँ पर बहुत फास्ट हुई है, तो मुझे लगता है कि ये आगे सस्टेन भी कर सकती है। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की कॉल रहेगी। हमें लगता है कि MCX में करीबन 51,300 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें, 51,000 का स्टॉप लॉस लगा, 51,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,780 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर का जहाँ तक सवाल है, करीबन 57,500 के आसपास खरीदारी करें, 56,800 का स्टॉप लॉस लगाए, 58,500 तक का टारगेट MCX में देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $20 पर 50 सेंट तक के लेवल, $21 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर एक पॉजिटिव मोमेंटम में आए हैं, जहां पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भी आज कमजोरी है। बिटुपन, क्या लग रहा है कच्चे तेल में आज क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल में तो रेंजिंग मार्केट रहेगा, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा सेल ऑन पुल बैक हो सकता है। 78.10 के आसपास MCX का क्रूड ऑयल बेच सकते हैं। 76 या 76.50 तक आप नीचे देख सकते हैं। 7900 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा 79.10 के आसपास। ओके, चलिए नेचुरल गैस पर आपका व्यू बिटुपन? हाँ, नेचुरल गैस मुझे लग रहा है थोड़ा बेसात बन सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस में हम लोगों ने लास्ट वीक भी बताया था कि गिर सकता है। 720 से किसी का कॉल भी आया था ना, तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल यहाँ से बॉटम आउट कर सकता है। 600
5,610 का एक रेंज में सपोर्ट है और प्रोबेबली मार्केट 640 तक एक पुल बैक दे सकता है। अभी 628 के आसपास है, तो 600 के लेवल के आसपास अगर वहां पे सस्टेन करता है तभी रिकवरी आएगा। और अभी भी मार्केट तेजी में है, लेकिन यहाँ से शायद बॉटम लेवल पे बाइंग आएगा। रविंद्र जी, आपका व्यू एनर्जी मार्केट पे, नेचुरल गैस और क्रूड पर? वेल, नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से अभी एक 590 का सपोर्ट है और सपोर्ट के पास में आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, बट ब्रॉड रेंज लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। इसको टॉप निकालना जरूरी है अगर इसे नया हाई बनाना है तो, अदरवाइज आई थिंक जो अपर बाउंड रहेगा वो अराउंड 650 660 का रहेगा और लोअर बाउंड अराउंड 590 का रहेगा। 590 के नीचे थोड़ा सा वीक हो सकता है ये। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में अगेन एक ब्रॉड रेंज अभी भी चल रहा है, जो हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि 8,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं, निचले लेवल्स पर 7,500 7,550 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो ये रेंज प्ले चल रहा है क्रूड में, क्योंकि मिक्स फंडामेंटल्स है अभी एज ऑफ नाउ। तो मेरे हिसाब से क्रूड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 7650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, बट जैसे मैंने बताया, जैसे ये 7,600 7,550 तक आता है वहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से एक बार रिवर्सल आ सकता है फिर से। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक आता है टुवर्ड्स 7750 7760, शॉर्ट करके चलना चाहिए। 7,815 820 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और लोअर लेवल्स पे 7,650 का टारगेट ले सकते हैं। ओके। अनुज जी, क्रूड की जो आज गिरावट है 1.25% के आसपास अभी नीचे है 7750, इन लेवल्स पे क्या सलाह दे रहे हैं आप क्रूड में? देखिए, करंट रेट से तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाए तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन अभी भी है। हालांकि ओपेक मेंबर्स की मीटिंग है इस हफ्ते, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी हो सकती है, तो मिक्स फंडामेंटल है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा है कि नीचे प्राइस 7,500 7,600 काफ़ी सपोर्ट लेते हैं, तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। एक बार भाव ऊपर 7,800 7,850 तक आ सकते हैं, तो 7,850 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ओपेक मेंबर की तरफ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेके, तो हम देखेंगे हाईयर लेवल पे एक बिकवाली का ट्रेड आता हुआ दिखा है। मगर करंट रेट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एट्रैक्टिव है खरीदारी करने के लिए। 100 से 150 रुपये की तेजी करंट रेट से क्रूड में देखने को मिल सकती है। ब्यूटीपन, अब बेस मेटल्स में आपके तरफ से कोई टॉपिक है आज, कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या क्या बेचना चाहिए मेटल में आज? मेटल में जो रिकवरी है कंटिन्यू हो रहा है। कॉपर अभी 657 58 के आसपास जा रहा है, तो फिलहाल 662 665 के आसपास कॉपर मैं हिसाब से बेचने के लिए सोच रहा हूँ। 648 के नीचे मेरा टारगेट रहेगा और 671 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिलहाल के लिए कॉपर भी मतलब इंट्राडे में मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लग रहा है ऊपर लेवल पे सेलिंग आ सकता है। रविंद्र जी, आपकी तरफ से टॉप पिक मेटल में? वेल, मेरे हिसाब से कॉपर में मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। मुझे लगता है कि काफी टाइम से 648 650 ब्रीच नहीं हो रहा था और अभी ये 650 ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस 661 से लेके 667 670 तक भी जा सकते हैं। तो जब तक कि ये 650 के ऊपर है, आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 652 पे एक बार बाइंग किया जा सकता है, 647 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है और अपसाइड इमीडिएट अपसाइड जो है वो अराउंड 661 का होगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 667 तक भी प्राइस जा सकता है। ओके, अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं मेटल में आज? देखिए, जैसे हमने सिल्वर के अंदर रिकवरी देखी थी तो तुरंत हमने बेस मेटल के अंदर रिकवरी आते हुए देखी है, तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड काइंड ऑफ थिंग, एक लोअर लेवल पे बॉटम फिशिंग हमने बेस मेटल में आती हुई देखी है। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर देखने को मिली और अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड से मार्केट रिकवर भी हुआ है। तो प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बेस मेटल में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। कॉपर के प्राइसेस ऑलरेडी 650 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है समवेयर अराउंड 652 के अराउंड में। 645 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट 662 तक हो सकता है। वहीं अगर आप एल्युमिनियम को भी देखेंगे तो करीबन 210 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन किया है। पिछले 10 दिनों में एक अच्छी रिकवरी एल्युमिनियम में देखने को मिली है, तो एल्युमिनियम मुझे लगता है कि एक अलग काउंटर रहेगा जहां पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में 213 215 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी बेस मेटल में हमारी दो टॉपिक रहेंगी जिसमें कॉपर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कि कॉपर और एल्युमिनियम टॉपिक अनुज जी की। चल करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। ब्यूटीपन, क्या लग रहा है करेंसी में 79 के आसपास अब पहुंच गया है रुपया, अच्छी मजबूती लौटी है, ये रिकवरी और आपको दिख रही है आगे? देखिए, काफी हद तक रिकवरी हुआ है। 80.50 से 79 लेवल तक आना और डॉलर इंडेक्स का जो डिक्लाइन है उससे थोड़ा रुपी मजबूत, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा रहेगा और मुझे लग रहा है 78.50 का जो बेस है वो शायद
ओके, शायद वहां पे उसके नीचे नहीं आएगा, तो फिलहाल के लिए मुझे रेंज रखा है। तो नीचे लेवल पे शायद मेरे हिसाब से जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो मुझे 70-50 के रेंज के आसपास बाइंग दिख रहा है। चलिए अब मुनाफे की मंडी को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका और बिटपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए